पिछले कुछ दिनों से आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और निसंदेह रूप से ऐसा भारत में कोरोना वायरस की लहर मंदी पड़ने के कारण हुआ है। भारत में अभी भी पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा समय से लगातार कोरोना वायरस के प्रतिदिन केसेस 20,000 से भी कम रहे हैं। इसके पहले इस वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी करीब 20.1% की दर से बढ़ी थी। अर्थव्यवस्था में ऐसा उछाल वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में देश के ज़्यादातर हिस्सों में सख्त लॉकडाउन होने के बाद भी आया था और निश्चित रूप से इसकी मुख्य वजह यह थी कि अर्थव्यवस्था इस साल की तुलना में इससे पहले के साल वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण इससे भी निचले स्तर पर थी। हालांकि मौजूदा समय में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी से ही अपने वित्तीय वर्ष 2020 के स्तर से ज़्यादा हो चुकी है, यानी वो स्तर जिस पर अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के पहले थी। और ऐसा अनुमान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे इंडिकेटर्स को देखकर लगाया जा सकता है, जो कि अभी से ही अपने साल 2019 के स्तर से भी ज़्यादा हो चुका है। उसी तरीके से भारत में अभी डीजल की खपत अपने साल 2019 के स्तर के लगभग आसपास पहुंच चुकी है। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने कोरोना वायरस महामारी के शुरुआत के पहले स्तर से अब आगे निकल गई है। अर्थव्यवस्था के निकट अवधि के पूर्व अनुमान भी ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भारत में इकोनॉमिक रिकवरी की शुरुआत अब हो चुकी है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 9.5% की दर से बढ़ेगी और अगले वित्तीय वर्ष में ये करीब 7.8% की रफ्तार से बढ़ेगी। इसी तरीके से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कि वर्ल्ड बैंक का आकलन भी ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार करीब 8.3% रहेगी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में उनके अनुसार इसके 7.5% रहने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति इस आशावाद को हम भारत के स्टॉक मार्केट्स में आई हुई मौजूदा तेजी में भी देख सकते हैं। भारत के स्टॉक मार्केट्स अभी अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास हैं और इसी से इन्वेस्टर्स के भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन करने के विश्वास को देखा जा सकता है। इन सभी इंडिकेटर्स के मद्देनज़र ऐसा निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस महामारी के बाद की आर्थिक रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ऐसा बोलने के लिए हमें यह मानकर चलना होगा कि भारत में अब कोरोना वायरस की कोई नई लहर नहीं आएगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में भारत की सरकार ने कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनसे कि सरकार की अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म्स लाने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। भारत की सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को करीब 18,000 करोड़ में बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के माध्यम से भारत सरकार एयर इंडिया में फिर से जान डालने और उसे फिर से प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करने के योग्य बनाने की उम्मीद कर रही है। इसी तरीके से भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट था, उसे बांटकर 7 अलग अलग कंपनियां बना दी हैं। इस निर्णय से भारत की ऑर्डिनेंस के निर्माण में एफिशिएंसी बढ़ने का अनुमान है। साथ ही भारत सरकार ने यह भी बताया है कि इन कंपनियों के पास
अभी से ही लगभग 65,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा भारत की सरकार ने भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना का निर्णय लिया है। इन टेक्सटाइल पार्क्स के निर्माण से सरकार भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को वैश्विक रूप से कॉम्पिटिटिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश कर रही है, और इस निर्णय से काफ़ी सारे रोज़गार पैदा होने की भी संभावना है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर के बाद भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। ये सभी कदम सरकार के भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में इनएफिशिएंसीज को हटाने और अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म करके उसे अगले लेवल पर लेके जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ऐसे वन टाइम डिसीजंस के अलावा सरकार पहले से ही ऐसी कई लंबी अवधि की नीतियों पर काम कर रही है, जिनसे कि अगले 5 से 7 सालों तक अर्थव्यवस्था में लगातार तेज़ी को बनाकर अर्थव्यवस्था को मॉडर्न किया जा सके। इसके लिए भारत की सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिनका कि कैपिटल आउटले यानी कि वित्तीय खाका करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, और जिसकी अवधि 5 साल की है, और जिससे कि भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा को चालू किया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुख्य रूप से रोड, रेलवेज, पावर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के हैं। इसी तरीके से सरकार ने देश में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम को भी लॉन्च किया है। इस स्कीम के माध्यम से भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के निर्माण के लिए इंसेंटिव देकर सरकार भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाना चाहती है। इस स्कीम के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास अलग रखे हुए हैं, और यह स्कीम फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, ऑटो और सोलर सेल 13 विभिन्न सेक्टर्स पर लागू की गई है। सरकार का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि वो भारत की डिजिटल इकोनॉमी को अगले 5 साल में मौजूदा $250 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहती है। बहरीन में मौजूद एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टकॉर्प ने भी अपने आकलन में ये कहा है कि साल 2025 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी का वैल्यूएशन बढ़कर $1 ट्रिलियन पहुंच सकता है, और ऐसा भारत में टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बढ़ते हुए प्रसार के कारण होगा। और इस ट्रेंड को भुनाने के लिए भारत में अभी से ही कई सारी स्टार्टअप कंपनियां बन रही हैं। इसी साल में ही भारत करीब 30 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स यानी कि ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जिनका की वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन $1 बिलियन से ज़्यादा का है, बन चुकी हैं। भारत में अब तक के कुल मिला के करीब 60 स्टार्टअप कंपनियों पास यूनिकॉर्न स्टेटस है, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगले 5 सालों में भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच जाएगी। ऐसे सभी कदमों के माध्यम से सरकार को ऐसी उम्मीद है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के उसके लक्ष्य को अपने निश्चित समय के आसपास पा लेगी। मैंने अपने पहले के एक वीडियो में यह भी कहा था कि किसी भी महामारी के बाद ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक बूम आता है, और इसी आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि स्टार्टअप क्षेत्र में जिस तरह का उछाल आ रहा है और बाकी के क्षेत्र
जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे यह माना जा सकता है कि भारत की इकॉनमी रिकवरी शायद अपेक्षा से भी ज़्यादा हो सकती है। इसी कारण से अगर हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तब किसी का भी ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि आने वाला समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उज्जवल होने की संभावना है।